मन का मुखौटा। ढाका कॉलेज से परेशनाथ ने पहले एमए और बाद में बीएल पास करके पंजिका के हिसाब से एक बहुत शुभ दिन में व्यापार शुरू करने के लिए ढाका की बार लाइब्रेरी में कदम रखा था। परेश का पुश्तैनी घर ढाका शहर से कुछ दूर किसी गांव में था। नाव से जाने में सिर्फ 5-6 घंटे लगते हैं। वकील होकर भी परेश ने पहले अपना अलग घर नहीं लिया था, क्योंकि उसके हाथ में इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वकालत के भूखे दिनों को काट सके। इसीलिए वो मेस के घर में रहकर ही शहर की छकड़ा गाड़ी पर सवार होकर अदालत जाने लगा। परेशनाथ की उम्र इस समय 25 साल की थी और वो गोरे रंग का सुंदर सुडौल नौजवान था। पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छी की थी और अब भी करता है, पर होने से क्या होगा, वो जिसे कहते हैं थोड़ा शर्मीला था। हर बात में सबके साथ फफर करके बात करना उसे बिल्कुल नहीं आता। ये भी एक वजह जरूर है। दूसरी वजह यहां उसका कोई मददगार नहीं था, इसीलिए परेश अपना सिक्का जमा नहीं सका। सिक्का चूल्हे में जाए, हर महीने घर का खर्चा कमाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जो थोड़ी सी पूंजी थी वो देखते ही देखते खत्म हो गई। फिर विधवा मां की थोड़ी सी बचत पर हाथ पड़ा, फिर पत्नी के गहनों पर भी हाथ पड़ने लगा। इस तरह 2 साल कट गए। लगभग 1 साल बार लाइब्रेरी में धरना देने के बाद से ही वकालत के पेशे से परेश को नफरत हो गई थी। ये भी वो अच्छी तरह समझ गया था कि उसके जैसा स्वभाव वाले इंसान को इस पेशे में कभी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो एक नौकरी की तलाश कर रहा था। विज्ञापन देखकर कई जगह दरखास्त दी थी, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। परेश की वकालत की जिंदगी के 2 साल पूरे होने के बाद एक दिन अखबार में उसने एक विज्ञापन देखा। कलकत्ता के किसी नामी और बड़े ओहदे वाले इंसान के बेटों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 50 रुपए पर रहने का खर्चा नहीं लगेगा। पहली नजर में यह विज्ञापन परेशनाथ को उतना लुभावना नहीं लगा। एमए और बीएल पास करके आखिर में 50 रुपए तनख्वाह का घरेलू टीचर, वो भी किसी राजा महाराजा के घर में नहीं, बल्कि एक नामी और बड़े ओहदे वाले भद्र इंसान के घर में। पर अगले दिन बहुत सोच विचार करके उसने एक दरखास्त भेज ही दी। सोचा नहीं होगा ये तो पता ही है कितनी। दरखास्त तो दी गई, क्या किसी का कुछ हुआ? जाने 2 देख ही लेते हैं, 2 पैसे ही तो है। ये डाक का खर्चा बढ़ने से पहले की घटना है। पर इस दरखास्त का जवाब आया। हो गया, ठीक से कहा नहीं जा सकता, पर हो भी सकता है। भवानीपुर का पता देकर राय बहादुर की उपाधि वाले एक भद्र इंसान ने चिट्ठी लिखी है। मैं आपसे मिलकर बातचीत करना चाहता हूं। आप आकर मुझसे आने वाले शुक्रवार सुबह 10 बजे तक मिले। अगर आप चुने नहीं गए तो आपके आने जाने का इंटर क्लास का किराया मैं दूंगा। ये चिट्ठी पढ़कर परेश चिढ़ गया। वो अपने मन में कहने लगा, है बड़ा आया नौकरी वाला, वो भी ऐसी अकड़ के साथ। राय बहादुर हृदयनाथ चटर्जी, कौन हो तुम? नामी और बड़े ओहदे वाले इंसान। तुम्हारा नाम तो कभी सुना नहीं जिंदगी में। सोचा था शायद रविंद्र ठाकुर या जगदीश बोस या प्रद्योत कुमार या दीर्घ पातिया, ऐसे ही किसी मशहूर इंसान का विज्ञान होगा। वो नहीं, हृदयनाथ चटर्जी। घोड़े का अंडा मिलेगा। अगले दिन डाक से परेश को अपनी पत्नी की एक चिट्ठी मिली। उसने लिखा है, जमींदार का गुमाश्ता लगान के लिए बहुत परेशान कर रहा है। मुन्ना के दूध वाले का पैसा भी 3 महीने का बाकी है। उसने कहा है कि कम से कम 1 महीने का पैसा नहीं चुकाया तो वो दूध बंद कर देगा, इसलिए 20 रुपए न होने से काम नहीं चलेगा वगैरह। ये चिट्ठी पढ़कर परेश का मन खराब हो गया। सोचा, दूर हो कबाड़। ऐसे करके और कितने दिन चलेगा? इतनी इज्जत और बेइज्जती का हिसाब करने से काम नहीं चलेगा। जाता हूं, उस महानामी और महाओहदे वाले बिना नाम के राय बहादुर की गुलामी ही कर लेता हूं। महीना पूरा होने पर 50 रुपए तो मिलेंगे ना, रहने का खर्चा नहीं लगेगा। अपने कपड़े और जूते, उसका खर्चा ही कितना है। घर में हर महीने अगर 20 रुपए भी मनी ऑर्डर करके भेज दूं तो वे लोग काफी आराम से रह सकेंगे। जाकर देखता हूं महामना चटर्जी महाशय मुझे चुनते हैं या नहीं। पर पैसे कहाँ हैं? घर में 20 रुपए और कलकत्ता जाने के रास्ते के खर्चे के लिए कम से कम 20 रुपए। इन 40 रुपयों की अभी जरूरत है। ससुर की दी हुई एक सोने की चैन उसके पास थी। इससे पहले पत्नी के गहने वो बेच चुका है, पर इसे नहीं बेचा था, क्योंकि पेट में अनन हो या ना हो,
उसके ऊपर सोने की चैन लटकाकर अदालत न गए तो वकील की इज्जत कैसे रहेगी। उसी चैन को बेचकर घर 20 रुपए भेजकर बाकी पैसे साथ लेकर परेश कलकत्ता निकल पड़ा। सियालदह में उतरकर पांथनिवास नाम के होटल में अपना बक्सा और बिस्तर रखकर चाय पीकर परेश भवानीपुर निकल पड़ा। तय पते पर जाकर देखा कि घर सच में किसी अमीर का है। फाट पर लकड़ी की कुर्सी पर भोजपुरी दरबान घमंड से बैठा है, साला जैसे लाट साहब हो। ये देखकर परेश वहां नहीं रुका। थोड़ी दूर रास्ते के मोड़ पर एक पान की दुकान थी। वहां जाकर एक पैसे का मीठा पान खरीदा। 1.5 पैसे देकर एक कैंची सिगरेट खरीदी और उसे जलाकर पान वाले से पूछा, वो जो बड़ा घर है जिसके फाट पर दरबान बैठा है वो घर किसका है भाई? पान वाले ने कहा, जानते नहीं बाबू, वे राय बहादुर हृदय बाबू है। वो जो चिड़ियाघर के पास छोटे लाट साहब की कोठी है ना, वे उसी कोठी के मैनेजर है, बहुत बड़े इंसान है। ओहो कहकर परेशनाथ धीमे कदमों से उस घर की तरफ लौट आया और दरबान के हाथ में राय बहादुर की चिट्ठी भेज दी। थोड़ी ही देर बाद उसका बुलावा आ गया। पजामा सूट पहनकर राय बहादुर ड्राइंग रूम में बैठे गुड़गुड़ी में तमाकू पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। आंखों पर सोने का चश्मा। उम्र उनकी 50 के ऊपर पहुंच चुकी है। शरीर भारी और रंग बहुत उज्ज्वल सावला, यानी लगभग गोरा ही कह सकते हैं। परेशनाथ के अंदर आते ही उन्होंने उससे हाथ मिलाया और बोले, बैठिए। परेश के बैठने पर राय बहादुर कुछ देर तक ध्यान से उसे देखते रहे। फिर बातचीत शुरू हुई। राय बहादुर ने परेश की अर्जी निकालकर उस पर एक बार नजर दौड़ाई और पूछा, आपने एमए बीएल पास किया है, ढाका में प्रैक्टिस करते हैं लिखा है, खास फायदा नहीं हुआ ये तो समझ ही रहा हूं, पर फिर भी क्या 50 रुपए की तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाएगा? क्या इसमें आप संतुष्ट रह पाएंगे? परेश ने विनय के साथ जवाब दिया, जी हां, हो जाएगा क्योंकि मेरी जरूरतें कम हैं। ओहो, ये अच्छी बात है, कहकर राय बहादुर ने गुड़गुड़ी की नली से 2-4 कश खींचे। फिर पूछा, मुझे 24 घंटे का आदमी चाहिए, यहां रहने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? परेश ने कहा, जी परेशानी क्यों होगी, अगर मैं आपको चुन ही लूं तो आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? जब आप कहें। एक बार मुझे ढाका जाना होगा, वहां का कमरा छोड़कर गांव जाकर मां से एक बार मिलकर ही आ सकता हूं। गांव में आपकी मां है क्या? अच्छा ठीक है, जितनी अर्जियां आई थी उनमें से छांटकर मैंने जिन है बुलाया था उनमें से लगभग सबके साथ मुलाकात हो गई है, आप आ जाए। बस 2 लोग बाकी हैं, उन्हें कल बुलाया है, उनसे मिलने के बाद ही परसों मैं तय करूंगा कि किसे ये जगह दूं। आप क्या करेंगे? इन 2 दिनों क्या कलकत्ता में ही इंतजार करेंगे? परेश ने कहा, आप जैसा कहें तो मैं आपको साफ साफ ही बताता हूं, पहले जितने भी लोग आए थे उन सबसे ज्यादा आप ही मुझे इस काम के लिए लायक लगे। कल जिन 2 लोगों के आने की बात है उन्हें तो अभी देखा नहीं है। उसी समय एक 12-13 साल की सुंदर लड़की अंग पर अंगेरजी फरौक, रूखे खुले बाल फीते से बंधे, उछलती कूदती कमरे में आई और अजनबी की तरफ ध्यान न देकर राय बहादुर के गले लगकर दबी आवाज में बोली, डैडी मनी, आज तो फन फ्राइडे है, आज क्या हम बायोस्कोप जाएंगे? परेश ने मन ही मन कहा, मर जा तू, धेड़ केशट लड़की के लक्षण देखो, ऊपर से डैडी मनी, शायद इसीलिए इंगा बंगा कहते हैं। राय बहादुर बेटी की पीठ पर प्यार से थपकी देते हुए बोले, जाएगी तो पगली। लड़की बहुत खुशी से नाचते हुए चली गई। राय बहादुर बोले, 2 दिन आप रुक ही जाइए ना, अपने रहने का पता दे जाइए, परसों रविवार सुबह ही कुछ न कुछ खबर आपको भेज दूंगा। अगर किसी और को काम पर रखा तो आपके आने जाने के खर्चे के पैसे भेज दूंगा, नहीं तो आपको बुलवा लूंगा। परेश ने कहा, जी अभी कोई कमरा तो तय नहीं किया है, अगर आप कहें तो परसों। अच्छा तो परसों सुबह एक बार इसी समय आकर खबर ले लीजिएगा, कहकर राय बहादुर खड़े हो गए और परेश की तरफ हाथ बढ़ाया। परेश ने डरते डरते उनसे हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। राय बहादुर ने तब टेलीग्राम का फोन लेकर अपने जान पहचान वाले ढाका के एक पुराने वकील को इस मतलब का एक जवाबी तार किया, जूनियर वकील परेश बनर्जी किस चरित्र का इंसान है, क्या वो मेरे बच्चों का घरेलू टीचर बनने लायक है? तार लिखने के बाद राय बहादुर ने घंटी बजाई, अर्दली आया, तभी वो तार निकल गया। दोपहर के समय तार का जवाब आया,
वो नौजवान बहुत अच्छे चरित्र का है और सब तरह से लायक है। ये जवाब जब आया तब राय बहादुर अपनी काम की जगह छोटे लाट साहब की कोठी बेल भेड़िया में थे। पान वाले ने जैसा बताया था वो मैनेजर नहीं बल्कि बेल भेड़िया के इंजीनियर हैं। बहुत समय तक सरकारी पेटबलूडी विभाग में काम करके पिछले कुछ सालों से वो बेल भेड़िया के इंजीनियर हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो छोटे लाट साहब के बहुत प्यारे हैं। लाट साहब की पत्नी का तो चटर्जी के बिना एक पल भी नहीं कटता। नेकलेस ठीक कराना हो तो चटर्जी को ही हैमिल्टन की दुकान पर जाकर बैठना पड़ता है। चटर्जी जब तक डांस रूम नहीं सजा देते तब तक उनका नाच गान पूरा नहीं होता। रविवार की सुबह राय बहादुर के घर आकर परेश ने सुना कि उसे ही चुना गया है। 7 दिन बाद आकर काम शुरू करेगा इस शर्त पर उसी दिन वो ढाका निकल गया। सही समय पर परेश आकर अपने नए काम में लग गया। दोनों लड़के उसकी बहुत बात मानते हैं। बड़े का नाम सुबोध है और छोटे का नाम सुशील। पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन लगता है। सुबोध विद्यालय जाता है। सुशील का अभी विद्यालय में दाखिला नहीं हुआ है, घर पर ही पढ़ता है। राय बहादुर भी परेश के कामकाज से उस पर बहुत खुश है। बच्चों को पढ़ाने के खाली समय में राय बहादुर की लाइब्रेरी से किताबें लेकर परेश अपनी पढ़ने की प्रयास बुझाता रहता है। बीच बीच में राय बहादुर के साथ कई बातों पर उसकी चर्चा होती है। राय बहादुर उसकी विद्या देखकर धीरे धीरे उसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं। खाने पीने का इंतजाम अच्छा है, इनका बर्ताव अच्छा है, पैसों की चिंता नहीं है। परेश बहुत आराम से दिन काटने लगा। इस तरह 3-4 महीने बीतने के बाद अचानक राय बहादुर के छोटे बेटे सुशील की 1-2 बातों से उसका मन बहुत हलचल में आ गया। सुशील ने एक दिन दोपहर को जब उसका बड़ा भाई स्कूल से नहीं लौटा था अचानक पूछा, अच्छा सर, डेपुटी किसे कहते हैं? परेश ने कहा, डेपुटी मैजिस्ट्रेट शायद, वे गांवों में हाकिमी करते हैं। हाकिमी क्या है सर? यही, वे गुनहगारों का विचार करते हैं, लोगों को जेल भेजते हैं। लड़के ने कहा, ओहो अच्छा सर, आपका डेपुटी बनने का मन करता है। परेश ने कहा, मिल जाए तो जान बचे। क्यों? डेपुटी को बहुत तनख्वाह मिलती है क्या? हाँ, तनख्वाह ज्यादा है, मान सम्मान भी बहुत है। लड़के ने कहा, अच्छा सर, क्या आपकी शादी हो गई है? लड़के के मुंह से इस अचानक पूछे गए सवाल अपर परेश ने मजे लेते हुए कहा, क्यों बताओ तो। सुशील ने कहा, डेपुटी बनने का आपका बहुत मन है ये तो आप कह रहे हैं, पर जिनकी शादी हो चुकी है वे तो अब डेपुटी नहीं बन सकते ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। ये बात सुनते ही परेश समझ गया कि बच्चे की इस बात के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। वो सावधान हो गया और बच्चे के सवाल का जवाब न देकर बोला, जिनकी शादी हो चुकी है वे डेपुटी नहीं बन सकते, ये तुम्हें किसने बताया? बच्चे ने कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया। कल रात जब हम सो रहे थे तब माँ पिताजी लेटकर जो बातें कर रहे थे उसी से मैं समझ गया कि जिनकी शादी हो चुकी है उनका अब डेपुटी बनने का कोई चांस नहीं है। परेश ने हंसकर कहा, सो रहे थे तो माँ पिताजी की बातें कैसे सुनी? बच्चे ने कहा, क्या मैं पूरा सो रहा था? थोड़ा थोड़ा सो रहा था और थोड़ा थोड़ा जा भी रहा था। परेश ने बेपरवाह अंदाज में पूछा, क्या कह रहे थे वे? मां कह रही थी कि परेश लड़का तो देखने सुनने में अच्छा है और स्वभाव भी उसका अच्छा है, उसकी शादी हुई है या नहीं पता करो ना, अगर नहीं हुई है तो लाट साहब तो तुम्हारे मुट्ठी में है, क्या तुम उसे एक डेपुटी नहीं बना सकते? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं बना सकता, शायद बना ही सकता हूं। अच्छा, कल परेश से पूछूंगा, परेश ने कहा। और क्या कह रहे थे वे? बच्चे ने कहा। और पिताजी ने क्या क्या कहा वो मैं भूल गया हूं सर। सुनकर परेश हंसने लगा। उसी समय आया दूध पीने के लिए सुशील को बुलाने आ गई और सुशील अंदर चला गया। परेश अपने मन ही मन उन बातों पर विचार करने लगा। पहली बात, घर में शादी के लायक एक लड़की मौजूद है। दूसरी बात, परेश उनकी ही जात और बिरादरी का है और उसने कभी ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। किसी ने उससे पूछा ही नहीं, इसलिए बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तीसरी बात, राय बहादुर के दामाद के लिए किसी बड़े ओहदे वाले इंसान की जरूरत है। 50 रुपए तनख्वाह पाने वाले घरेलू टीचर से काम कैसे चलेगा? वो जितना सोचता है उतना ही उसका यकीन पक्का होता जाता है कि उसे ही दामाद बनाने के इरादे से राय बहादुर पति पत्नी ने पिछली रात ऐसी बातचीत की थी। उसी दिन रात के खाने के बाद राय बहादुर ने खुली बालकनी में
इजी चेयर पर बैठकर हुक्का पीते हुए परेश को बुलवा लिया। परेश के आने पर बोले, बैठो भाई, थोड़ी बातचीत की जाए। परेश बैठ गया। पहले एकाध इधर उधर की बात करने के बाद राय बहादुर ने पूछा, घर की चिट्ठी पत्री मिलती है, सब अच्छे तो है ना? जी हाँ। घर में तुम्हारे कौन कौन है बताया था तुमने? जी मेरी विधवा माँ है, एक छोटी बहन है, विधवा ताई माँ है, और उनका एक लड़का है 12-13 साल का। आज तक शादी नहीं की क्या तुमने? परेश का दिल धक धक करने लगा, पर उसने फौरन साफ आवाज में झूठ बोल दिया, जी नहीं। क्यों, क्या वजह है इसकी? जी खुद अच्छी तरह कमाने से पहले शादी करना मैं ठीक नहीं समझता, इसीलिए नहीं की, और कोई वजह नहीं है। ये बात सुनकर राय बहादुर खुश हो गए। उस दिन इस बारे में और ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। 5-6 दिन तक इस बारे में कोई और बात नहीं उठी। इससे परेश थोड़ा निराश ही हो गया, पर 7वें दिन रात 10 बजे राय बहादुर ने उसे तलब किया। आज साफ बात थी। राय बहादुर ने कहा, देखो परेश, आज मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखूंगा। मामला थोड़ा जिसे कहते हैं नाजुक है। चाहो तो आज ही जवाब दे देना, या फिर अगर सोच विचार कर देखना चाहते हो तो आज ही। तुम्हारे जवाब की मुझे जरूरत नहीं है, सोच विचार करके 2 दिन बाद ही तुम मुझे बताना। राय बहादुर इजी चेयर पर थोड़ा उठकर बैठते हुए बोले, मेरी बेटी सुनीति को तो तुमने देखा है, डायोसीजन में पढ़ रही है, इस बार मैट्रिक की परीक्षा देगी, ये भी शायद तुमने सुना होगा। उसकी शादी करने के लिए उसकी माँ अब बहुत परेशान हो उठी है। जहां तहां लड़के देखे गए पर कहीं कुछ खास पसंद नहीं आया। तुम्हारी सास ने तुम्हें किस नजर से देखा है मुझे नहीं पता, पर उनकी बहुत इच्छा हुई है कि तुम्हारे हाथों में ही सुनीति को सौंप दे। कहकर राय बहादुर चुप हो गए। परेश भी शर्म के मारे सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। लगभग 1 मिनट बाद राय बहादुर फिर कहने लगे, सुनीति तुम्हें पसंद है या नहीं मैं नहीं जानता, और तुम्हारी मां जिंदा है, उनकी राय लेना भी जरूरी है। एक और बात बता दूं, अगर कोई और रुकावट ना हो तो तुमने उस दिन जिस रुकावट का जिक्र किया था कि कमाने लायक न होने तक तुम शादी नहीं करोगे, उस बारे में एक इंतजाम मैं कर सकता हूं। तुम्हें शायद पता है कि लाट साहब मुझ पर खास मेहरबान हैं, उनसे कहकर तुम्हारा कोई जुगाड़ मैं शायद कर सकूंगा। परेश ने लगभग लड़खड़ाती हुई दबी आवाज में जवाब दिया, जी आपने जो कहा ये तो मेरी उम्मीद से बाहर की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है, पर मां से एक बार पूछना जरूरी है, उनकी रजामंदी लिए बिना। राय बहादुर ने बीच में टोकते हुए कहा, वो तो पक्की बात है, मैंने तो वो पहले ही कहा है। तुम उन्हें चिट्ठी में सारी बात लिखो, या फिर ऐसा करो कि घर ही जाओ और मुंह से उन्हें सब बात बताओ, और अगर वे लड़की देखना चाहें तो उन्हें साथ लेकर यहां भी आ सकते हो। परेश ने कहा, जी वही शायद अच्छा रहेगा। अच्छा तो फिर वही करो, बात पकी होते ही मैं तुम्हें लाट साहब के पास ले जाना चाहता हूं। परेश क्या कहे ये तय न कर पाने की वजह से बस इतना बोला, जी हाँ, आपकी बहुत मेहरबानी। अगले ही दिन शाम की ट्रेन से परेश ढाका के लिए निकल पड़ा। यहां नौकरी करते हुए वो और 2 बार घर गया था। तब वो सियालदह तक किराए की घोड़ा गाड़ी से गया था। इस बार राय बहादुर की अपनी मोटर गाड़ी उसे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। पिछली 2 बार घर जाते समय उसे अपनी जेब से मेहनत की कमाई खर्च करनी पड़ी थी। इस बार उल्टा कुछ फायदा हो गया। राय बहादुर ने खुद आगे बढ़कर उसे आने जाने के लिए 2nd क्लास का किराया दिया था, पर परेश ने सियालदह जाकर इंटर क्लास का टिकट ही खरीदा। 5 दिन बाद परेश घर से लौट कर आया और खबर दी कि उसकी मां और ताईमा दोनों इस शादी के लिए राजी हो गई हैं, और उन्होंने कहा है, हम अभी बहू को नहीं देखेंगे। बिना समय के और बिना शुभ घड़ी के क्या देखना, शादी के बाद जब बहू का स्वागत करके घर लाएंगे तभी उसका मुंह देखेंगे। अब से घर की मालकिन परेश के खाने पीने और दूसरी बातों का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। लाट साहब के सामने जाने लायक कपड़े राय बहादुर ने अपने खर्चे पर उसे दिलवाए और उसे अपना होने वाला दामाद बताकर मिलवाया। लाट साहब ने हंसते हुए परेश से हाथ मिलाया और उससे बातचीत की। विदा लेते समय परेश के सामने ही उन्होंने राय बहादुर से कहा, काफी तेज दिमाग वाला नौजवान है, देखता हूं मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। महीने भर के अंदर ही सालाना डेपुटी चुनने का समय आ गया।
गेजेट में नाम आने से पहले ही परेश को पता चल गया कि सिखलाए वाले डेपुटी की लिस्ट में उसका नाम आ गया है और उसे अलीपुर अदालत में काम सीखना होगा। कुछ ही दिनों बाद परेश पूरे ठाठ बाट से अदालत जाने लगा। राय बहादुर के घर में ही वो अभी भी रहता है और पहले की तरह उनके बेटों को पढ़ाता है। सुनीति अब उसके सामने ज्यादा नहीं आती। हालांकि उसने अभी फरॉक छोड़कर साड़ी पहनना शुरू नहीं किया है और डायोसीजन की गाड़ी से नियम से स्कूल जाती है। फिर भी होने वाले पति से शर्म करने की पुश्तैनी प्रथा को वो छोड़ नहीं पाई। अप्रैल के महीने में सुनीति की मैट्रिक की परीक्षा होगी। मई के महीने में परेश की डेपुटी की पक्की नौकरी लगने की बात है, इसीलिए जेठ के महीने के आखिर में शादी होगी ऐसा लगभग तय हो चुका है। सुनीति की परीक्षा हो गई, उसने अच्छा लिखा है और पास वो पक्का हो जाएगी। पर जेठ के महीने की शुरुआत में अचानक एक अनहोनी हो गई। बेल भेड़ियार में राय बहादुर के पास टेलीफोन पर खबर आई कि अदालत में बैठे बैठे काम करते हुए अचानक परेश को दौरा पड़ा था। कुर्सी समेत वो हड़बड़ाकर गिर पड़ा। भवानीपुर के डॉक्टर जतिन घोष उस दिन इत्तेफाक से किसी केस के गवाह के तौर पर अदालत में मौजूद थे। वही उसे खास कमरे में ले जाकर बीमार का इलाज और देखभाल कर रहे हैं। सुनकर राय बहादुर के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वे फौरन मोटर दौड़ाकर अदालत पहुंचे। परेश तब तक थोड़ा ठीक होकर कुर्सी पर बैठा था। डॉक्टर बाबू उसकी नब्ज देख रहे थे। राय बहादुर ने पूछा, बात क्या है डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू ने राय बहादुर को आंख मारते हुए कहा, कोई खास बात नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, इसीलिए दौरा पड़ गया था। अब कोई खास खतरा तो नहीं है? नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है। राय बहादुर परेश और डॉक्टर को मोटर में बिठाकर घर ले आए। परेश को बिस्तर पर लिटाकर उसकी देखभाल का इंतजाम करके डॉक्टर को अलग ले जाकर पूछा, क्या बात है भाई, सच सच बताओ। डॉक्टर बाबू ने गंभीर होकर कहा, बात अब बहुत बड़ी है, ये कोई मामूली बेहोशी नहीं है, मिर्गी की बीमारी है। क्या कह रहे हो? कहकर राय बहादुर वहीं निराशा होकर बैठ गए। लड़खड़ाती आवाज में बोले, तो फिर किसी भी समय अचानक, जी हां, अचानक मौत हो सकती है। दवाइयों का इंतजाम करके 2 दिन पूरी तरह आराम करने की सलाह देकर अपनी फीस के पैसे लेकर डॉक्टर बाबू चले गए। अगले दिन सुबह परेश को देखने आकर राय बहादुर ने पूछा, हाँ बेटा, क्या तुम्हें ऐसा दौरा पहले भी कभी पड़ा था या ये पहली बार है? परेश ने कमजोर आवाज में कहा, जी 2 बार और पड़ा था। पिछली बार यहां आने से कुछ दिन पहले ही बार लाइब्रेरी में बैठकर दूसरे जूनियर वकीलों के साथ ताश खेल रहा था। अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। पहली बार उस बार मैं बीए पास करके गांव गया था। एक शादी की दावत में खाने बैठा था। खाते खाते ही दौरा पड़ गया था। राय बहादुर मुंह गंभीर करके बैठे रहे, फिर उठकर घर के अंदर चले गए। घर की मालकिन ने अपने पति से परेश के बारे में डॉक्टर की बात कल ही सुन ली थी। अब उसके 2 बार और बेहोश होने की कहानी सुनकर बोली, सुनो, तुम कोई और लड़का देखो, उस लड़के को मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी नहीं दूंगी। परेश ठीक होकर फिर से अदालत जाने लगा। राय बहादुर ने एक दिन मौका देखकर मीठी बातों और प्यार भरे लहजे में अपना पहला प्रस्ताव वापस ले लिया। परेश ने दुखी होकर कहा, जी मैं खुद ही आपको बताने वाला था। डॉक्टर जतिन बाबू ने भी मुझसे कहा है कि इस हालत में मेरा शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही परेश के तबादले की खबर गेजेट में छप गई। इसमें कोई शक नहीं कि अंदर ही अंदर राय बहादुर ने ही कोई जुगत लगाई थी। राय बहादुर ने किसी और लड़के से बेटी की शादी कर दी। लड़का शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। अमीर ससुर को देखकर विलायत जाना चाहा और 2 महीने बाद ही ससुर के पैसों से विलायत में इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया। डेपुटी के पद पर पका होकर परेश सब डिवीजन में 2nd ऑफिसर बनकर चला गया। शुरू में राय बहादुर परेश की खबर लेते थे। धीरे धीरे वो कम हो गया और आखिर में बिल्कुल बंद हो गया। लगभग 1 साल बाद परेश के सब डिविजनल अफसर प्रबोध बाबू छठी लेकर कलकत्ता आए। एक दिन राय बहादुर के साथ उनकी बातचीत हुई। टांगाइल में थे ये सुनकर राय बहादुर ने उनसे परेश की खबर पूछी। प्रबोध बाबू बोले, हाँ परेश वहां बहुत मजे में है, राजकाज कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उसे 2nd क्लास पावर मिली है। राय बहादुर ने पूछा, शादी कर ली क्या? हाँ कर ली है ना।
बच्चे उचचे कुछ हुए कया, हाँ उसका एक लड़का है और एक लड़की, शादी कब की और साल भर न घूमते ही एक लड़का और एक लड़की। हैरानी से राय बहादुर ने पूछा, कितने बड़े हैं लड़का लड़की? लड़का बड़ा है 6 साल का होगा और लड़की लगभग 1 साल की है। राय बहादुर सुनकर बहुत हैरान हुए, पर मन की हैरानी मन में छिपाकर बोले, बहुत खूब बहुत खूब। थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, परेश की सेहत अब कैसी है? प्रबोध बाबू बोले, सेहत अच्छी ही है। वहां कया कभी उसे दौरे वौरे पड़े थे? नहीं, दौरा क्यों पड़ेगा? राय बहादुर बोले, यहां जब था तब एक दिन अदालत में बैठे बैठे उसे दौरा पड़ा था। प्रबोध बाबू बोले, नहीं वहां तो कभी उसे दौरे वौरे पढ़ते नहीं देखा। राय बहादुर ने थोड़ी खुफिया पूछताछ करके पता लगाया कि जतिन डॉक्टर जिन्होंने अलीपुर में परेश के दौरे वाले दिन उसका इलाज किया था, वो परेश के गांव का ही रहने वाला और साथ पढ़ने वाला है, और परेश यहां रहते समय अक्सर उसके घर जाकर अड्डा जमाता था। रात को राय बहादुर ने परेश से जुड़ी ये सारी नई खबरें अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी बोली, अब समझ में आ रहा है वो दौरा वौरा सब झूठ था। अपना काम निकालकर सिर्फ शादी तोड़ने के लिए ही वो चाल चली थी। राय बहादुर बोले, हम घमंड करते हैं कि हम कलकत्ता के लोग बहुत चालाक हैं, पर ढाका का बागाल आकर हमें कैसा ठग कर चला गया बताओ तो सही। समाप्त।